हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टैली टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम डेलर थर्ड सेमेस्टर का अध्याय नंबर 12 देखेंगे और ये है आपका क्लास नंबर 29। तो दोस्तों, आज हम इस अध्याय में देखेंगे हमारी खनिज संपदा, शक्ति के साधन, कृषि और सिंचाई, जिसके अंतर्गत हम लोग चलिए देखते हैं कृषि। भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ 5.5 लाख गांव हैं। यहाँ 68.84% लोग गाँव में रहते हैं तथा कृषि से देश की 64% जनसंख्या को आजीविका मिलती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो देश है, हमारा अपना प्यारा देश भारत, जो कि एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ पर 5.5 लाख गांव हैं। तो यहाँ पर 64% जनसंख्या जो अपनी आजीविका के लिए कृषि पर ही निर्भर है। तो दोस्तों, यहाँ पर कृषि के लिए जो मुख्य 3 फसलें हैं, हम उसके विषय में चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहली फसल जो है वो है रबी की फसल, जो अक्टूबर में इसकी बुआई होती है और अप्रैल में ये काटी जाती है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी मुख्य फसलें आती हैं? गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों आदि। ये सिंचाई के माध्यम से ये सारी फसलें उगाई जाती हैं। क्लियर? आगे हम देखते हैं, नंबर 2 पर है आपका खरीफ की फसल। यह जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काटी जाती है। इसकी फसलें चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, कपास, जूट, सन, तंबाकू आदि हैं और यह मानसून से सींची जाती हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो खरीफ की फसल है, इसके अंतर्गत चावल आता है और चावल हमारे यहाँ धान की जब बुआई होती है या धान की जब भी रोपाई होती है तो उस समय मानसून आता है हमारे देश में। तो एक तरह से यहाँ पर हमें कनेक्ट करके पढ़ना है। जो रियलिटी है यहाँ पे, केवल हमें बुक की लैंग्वेज नहीं समझनी है बल्कि उसे समझ करके पढ़ना है। आगे हम देखते हैं जायद की फसल। यह मार्च में बोई जाती है और जून में काट ली जाती है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? इसमें खरबूज, तरबूज, ककड़ी तथा तरकारियां पैदा की जाती हैं। क्लियर? अब भारत की फसलें, भौगोलिक परिस्थितियां तथा उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, गेहूं के विषय में, गेहूं के लिए चाहिए उपजाऊ मिट्टी, 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर तक वर्षा, और पहले शुरू में यानी कि जब फसल छोटी रहती है तो वहाँ पर इसे 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान चाहिए, और बाद में जब फसल के पकने का वक्त होता है तो उस समय इसके लिए तापमान 20 से लेकर के 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। क्लियर? और दोस्तों, गेहूं के जो प्रमुख क्षेत्र हैं उसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश तथा बिहार में ये अधिक है, परंतु राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात में कम। क्लियर? आगे हम देखते हैं चावल के विषय में। इसके लिए चिकनी उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए, गर्म जलवायु, 75 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा। यहाँ पर हम देखेंगे बोते समय 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के पकते समय 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका तापमान होना चाहिए। आगे हम देखें तो दलदली भूमि, पश्चिमी बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु व उड़ीसा, ये प्रमुख क्षेत्र हैं चावल के। अब हम आगे देखते हैं चना व दालें। कम उपजाऊ मिट्टी इसके लिए चाहिए और 30 सेंटीमीटर से लेकर के 750 सेंटीमीटर तक वर्षा होनी चाहिए। और आगे हम देखें तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान होना चाहिए। यहाँ पर हम देखेंगे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, महाराष्ट्र व कर्नाटक, ये आपके प्रमुख चना व दालें क्षेत्र हैं। आगे हम देखें तिलहन। तिलहन के लिए चाहिए उपजाऊ मिट्टी, गर्म व आर्द्र जलवायु, और इसका क्षेत्र है मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र व पश्चिम बंगाल। क्लियर?
आगे हम देखते हैं दोस्तों, तिलहन हो चुका। अब हम देखते हैं मूंगफली के विषय में। मूंगफली का जो यहाँ पर हम देखें तापमान इसके लिए चाहिए 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान चाहिए और 75 से 150 सेंटीमीटर तक की वर्षा होनी चाहिए। और इसके लिए जो मिट्टी होनी चाहिए वो हल्की रेतीली होनी चाहिए। अब इसका हम क्षेत्र जानते हैं, यहाँ गुजरात, आंध्र प्रदेश और उसके बाद तमिलनाडु, ये सब इसके क्षेत्र हैं मूंगफली के। इसके बाद कर्नाटक, महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश। तो दोस्तों मूंगफली उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। क्लियर। आगे हम चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि आपके एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर पर्टिकुलर किसी एक एरिया या क्षेत्र के विषय में भी पूछ सकता है कि कहाँ पे कौन से फसलें पाई जाती हैं, या फिर इसके अलावा आपसे ये पूछ सकता है पर्टिकुलर एरिया किस फसल से संबंधित है। क्लियर। तो इस तरह के इसमें क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ पर अब हम चलिए देखते हैं चाय। उष्ण आर्द्र जलवायु, पहाड़ों के ढाल, 24 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। और इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं? असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश। क्लियर। आगे हम चलिए देखते हैं गन्ना उत्पादक कौन कौन से क्षेत्र हैं, क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों गन्ना चूना युक्त चिकनी दोमट उपजाऊ मिट्टी इसके लिए चाहिए और 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा। और साथ ही अगर हम बात करें तापमान की तो 20 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान भी होना चाहिए। यहाँ पर देखिए इसका जो क्षेत्र है वो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार व गुजरात। क्लियर। ये इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। चलिए अब हम देखते हैं कपास के विषय में। दोस्तों कपास के लिए काली मिट्टी होनी चाहिए और 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान होना चाहिए और 50 से 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा होनी चाहिए। यानी कि आगे हम देखें तो यहाँ पर इसका जो क्षेत्र है ये है गुजरात। कपास का क्षेत्र हम देख रहे हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक व तमिलनाडु प्रमुख कपास उत्पादक राज्य हैं। क्लियर। अब हम देखते हैं दोस्तों मसाले के विषय में। 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान, 100 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक की वर्षा, गर्म तथा भीगी जलवायु, ये सब मसाले के लिए उपयुक्त होते हैं। अब देखते हैं अलग अलग मसाले के विषय में कि कहाँ कौन से मसाले का क्या क्षेत्र है। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखें काली मिर्च जो कि केरल व तमिलनाडु में, और यहाँ पर हम देखें लाल मिर्च, ये आपके आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र व बिहार में। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे छोटी इलायची, केरल, कर्नाटक व तमिलनाडु। यहाँ पे हम देखेंगे कार्डमम की पहाड़ियाँ, आपने नाम सुना होगा, ये सब वहीं पे पाए जाते हैं, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। आगे हम चलते हैं लौंग, तमिलनाडु, केरल, हल्दी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु व महाराष्ट्र में। सुपारी की हम बात करें तो कर्नाटक, केरल, असम व पश्चिम बंगाल, और काजू की बात करें तो केरल, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। क्लियर। इसके अलावा गोवा और उड़ीसा में। अब दोस्तों हम देखते हैं रेशम। रेशम मुख्यतः कर्नाटक, कश्मीर, असम, पश्चिम बंगाल में। क्लियर। अब इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि झूमिंग कृषि क्या है। क्लियर। कृषि के अंतर्गत हम लोगों ने यही देखा कि कौन कौन सी फसलें हैं, मुख्यतः रबी, खरीफ और जायद की फसल। क्लियर। रबी की फसल में हमने देखा कि गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, ये सारी चीज़ें आती हैं। और खरीफ की फसल में हमने देखा कि चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, कपास, जूट, तंबाकू, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब इसके अलावा हमने देखा था जायद की फसल, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा था खरबूज, तरबूज, ककड़ी, तरकारियाँ। तो अब इन सब के विषय में हमने जाना, और साथ ही गेहूँ, चावल, बाजरा और चना, दालें, तिलहन, इन सब की क्या
के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं और साथ ही उनसे संबंधित क्षेत्र कौन कौन से हैं, इसके विषय में हमने जाना। अब दोस्तों यहाँ पर ये आपका लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का कि झूमिंग कृषि क्या है। क्लियर। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि सिंचाई की विधियाँ या तरीके या प्रकार जिसे हम कहते हैं कौन कौन से हैं। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों यहाँ पर हम आपसे बार बार एक ही चीज़ें कहते हैं कि दोस्तों जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं ये आज के ही मतलब आपके केवल डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें नहीं पढ़ना। हमें जो भी चीज़ें पढ़नी है उसके बारे में जानना है, उसके बारे में समझने का प्रयास करना है। चूँकि आपको आगे टेट, सीटेट, सुपर टेट ये सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई करने हैं, तो उसके लिए अभी से हमें रणनीति बनानी है। ये सारी चीज़ें जो भी हमारे सिलेबस में उन सब के विषय में हमें अच्छे से स्टडी करनी है। क्लियर। तो यहाँ पर हम अब देखेंगे इस वीडियो का लास्ट पॉइंट। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और जिससे कि हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यहाँ पर हम आपके लिए वीडियोज़ जितने भी वीडियोज़ बनाते हैं सबकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलती है। साथ ही आपको चैनल के प्लेलिस्ट में सारे लिंक अवेलेबल हैं, और इसके अलावा आपको टेलीग्राम चैनल पर टारगेट टीचर जॉब टेलीग्राम चैनल पर आपको सारे लिंक अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर चलिए हम देखते हैं अब झूमिंग कृषि क्या है। यह आदिम प्रकार की कृषि है। इस आदिम का मतलब बहुत जब पहले की जो व्यवस्था थी, जिस तरह से हमारे जो पूर्वज थे वो कृषि किया करते थे, उसके बारे में बात हो रही है। तो इस कृषि पद्धति के अंतर्गत पहले वृक्षों या वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता था और साफ की हुई भूमि को जुताई करके बीज बो दिए जाते थे। यहाँ पे बात हो रही है कि जो भी जंगल होते थे उन्हें वृक्षों को काट करके उनको साफ करके जला दिया जाता था और उसमें उस भूमि पर कृषि की जाती थी, वहाँ पर बीज बोए जाते थे। और इसमें जो फसल होती थी वो पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होती थी, क्योंकि दोस्तों उस समय इतनी तकनीकी नहीं थी। तो प्रायः 2-3 साल तक मिट्टी में उर्वरक शक्ति बनी रहती थी और खेती की जाती थी। इसके पश्चात इस भूमि को छोड़कर अन्य जगह पर फिर वही दूसरा प्रोसेस, जो एक तरह से यहाँ पर चूँकि दोस्तों ये 3 साल मिनिमम 3 साल के बाद इस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाती थी, तो इसलिए यहाँ पर कृषि ना करके दूसरी जगह पर फिर से वही प्रोसेस अपनाया जाता था कि पेड़ों को काट करके उसको जला करके उस पर फिर से उस भूमि पर कृषि कार्य किया जाता था। तो इस तरह से जो कृषि होती थी एक जगह से दूसरे जगह पे, यहाँ पर हम देखेंगे अन्यत्र भूमि जंगली यानी कि जंगल को साफ करके कृषि के लिए नई भूमि प्राप्त की जाती थी। तो इस पद्धति को ही झूमिंग कृषि कहते हैं। क्लियर। तो यही सारी डिटेल आपके इस चैप्टर के अंतर्गत है। अब दोस्तों इस चैप्टर के अंतर्गत हमें बस एक चीज़ें और देखनी बाकी है कि यहाँ पर सिंचाई की विधियाँ या तरीके क्या क्या हैं। उसके बाद आपका ये चैप्टर 12 ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और नेक्स्ट एक वीडियो के बाद हम लोग पहुँच जाएंगे, जो आप लोग बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि मैम आप पॉलिटिक्स कब से शुरू करेंगी। तो आपका नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा सरकार के अंग, केंद्र तथा राज्य की शासन व्यवस्था, यानी कि अध्याय नंबर 13 शुरू हो जाएगा। तो बस एक वीडियो के बाद वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, और आप दोस्तों मेहनत से पढ़िए और वीडियोज़ की चिंता ना करिए। आपके जितने भी वीडियोज़ अभी तक बने हैं उसको बार बार रिवाइज करिए, बार बार आपके सिलेबस से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ बने हैं, यानी कि अब आपका हिंदी का सिलेबस तो कंप्लीट हो गया है इस चैनल के माध्यम से, और आपके सामाजिक अध्ययन का भी वीडियो सब लगभग बन चुके हैं, वो सब आपको मिल जाएंगे। तो बस अब आप अपनी मेहनत से जुट जाइए कि हमें बस पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। क्लियर।
तो इसी तरह से अब आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। हम आपके लिए मेहनत करते हैं, तो आपको भी बस इतना सही काम करना है। तो इसी तरह से आप अपने पढ़ाई में लगे रहिए, हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।